वेलकम क्लास। तो हम लोग आज देखें एक्सरसाइज। कल हमने एक पार्ट बनाया था, 2-3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस किए थे और हम उसमें समझाने की कोशिश किए थे। चल क्या है कि एक्सरसाइजेज जितना भी आप करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बेहतर होता है। किस मामले में? कुछ टॉपिक्स के मामले में आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होता चला जाता है। तो अगर पहले तो था कि भाई डेरिवेशन आदमी लगा लेता था और डेरिवेशन लगाने के बाद जो है सो एग्जाम देता था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, अब न वो समय रहा। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर आप जो है सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वो अप्रोच बिल्कुल ही सही नहीं है। और होता ये है कि जितने भी एप्लीकेशन के क्वेश्चन आप लगाते हैं तो उस एप्लीकेशन के क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। तो बेहतर है कि आप एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करें, इस बात के बजाय कि आप जो है सो डेरिवेशन वगैरह और टेक्स्ट वगैरह के बीच में अब जाए। जैसे कल तक हम लोगों ने जो देखा था वो था क्वेश्चन नंबर 5.3 तक हमने देखा था, चैप्टर 5 का एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। आज हम लोग देखेंगे 5.4। इसमें एक फिगर दिया हुआ है पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का, और ये एक पैराबोलिक फंक्शन दिया है और ये लेवल जो है, इस लेवल को ये -2 कह रहा है और इस लेवल को ये +2 कह रहा है। ठीक है, +2 कह रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो उसने कहा है वो दे रहा है ½ kx², जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझे कि ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, तो कैसे जस्टिफाई किया जाए। क्या होता है कि जब x यानी कि स्ट्रेच, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच या कंप्रेशन, तो अमाउंट ऑफ स्ट्रेच या कंप्रेशन 0 होगा तो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। जैसे जैसे स्ट्रेच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर रिवर्स में देखें, अगर अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बढ़ता जाता है तो क्या होगा, इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को अगर खींच दे तो भी इससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, दबा दे तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसमें अगर वो रहता है तो उसका पोटेंशियल 0 रहता है। जितना ज्यादा स्ट्रेच हो, दोनों तरफ जितना भागते चले जाए उतना होगा। इसीलिए जो ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, उसको सबसे बेहतर है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। Vx = ½ ये पैराबोलिक फंक्शन का है। जो मैथ के जानकार हैं, जो मैथ के स्टूडेंट हैं या जानकार जो भी हो, वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अब इसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। k की वैल्यू 0.5 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। k की वैल्यू जो दिया है वो 0.5 न्यूटन पर मीटर, प्रोवाइडेड अगर इसको आप डाल देते हैं 0.5, तो जो Vx सीधा सीधा दिखता है 1/4 ऑफ x² या 0.25 x², ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है ना, 0.25 x², ऐसा आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें +2 और -2 की बात की जा रही है, और +2 और -2 की बात कर रही है सो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, so that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it is experienced. टोटल एनर्जी 1 जूल की, इसकी जो मैक्सिमम है, जो भी x0 हो सकता है या भी x मैक्सिमम हो सकता है ना, वो टोटल एनर्जी इसकी 1 जूल की है, 1 जूल की है ना। तो इसको जस्टिफाई करना है कि +2 या -2 जो है इसका मैक्सिमम स्ट्रेच या कंप्रेशन हो सकता है। जस्टिफाई ये करना है कि +2 या -2 इसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है। तो अगर Vxm 1 जूल है, इसका मतलब कि 0.25 x² इज 1 जूल। अब छोड़िए ओके,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.25, बट नेचुरली ये हो जाएगा 4। तो एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट जब लेंगे तो +-2, ये ही दिखाना, इस फिगर को जस्टिफाई करना था। अगर यदि टोटल इसकी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कह सकते हैं, अगर 1 जूल की है तो ऐसे में इसका कितना हो जाएगा, +-2 जूल होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में सड़क पर का आवाज आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अब 5.5 देखिए, जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं वो अपना एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 क्लास 11 उसको जो है फॉलो अप कर ले, उसको ओपन कर ले, तभी बात समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5.5 का ए नंबर, द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन, at whose expense is the heat energy required for burning obtained, the rocket or the atmosphere। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रॉकेट एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा होता है, वो एटमॉस्फेयर में एरियल फ्रिक्शन के कारण जो बर्न आउट हो जाता है, बहुत सारे देखे होंगे, कल्पना चावला केस में हुआ था कि रॉकेट क्या हो गया था, जल गया था रास्ते में, और जिसका नतीजा हुआ कि सभी लोग उसमें मारे गए थे, कल्पना चावला भी मारी गई थी। तो रॉकेट का जलना एटमॉस्फेयर में, ये पूछ रहा है कि एक्सपेंस ऑफ हुज एनर्जी, किसकी एनर्जी। तो होता क्या है कि जब आप एटमॉस्फेयर के अंदर कोई रॉकेट है, अगर फ्री फॉल कर रहा है ना, रॉकेट है और वो क्या हो रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इसकी फॉल क्यों हो रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी उसकी किसमें कन्वर्ट कर रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा। स्पीड इंक्रीज करता जाएगा, ऐसे सिचुएशन जितना ज्यादा स्पीड होता जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर काम करता रहेगा, एरियल फ्रिक्शन काम करेगा। और ये फ्रिक्शन चूंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या करेगा, जो फ्रिक्शन आप इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली जाकर के उसका जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बर्न आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो किससे हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी इस रॉकेट का रहा होगा, जो इसको पोटेंशियल एनर्जी से मिला होगा। तो ऐसे में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है किसमें, काइनेटिक में, और काइनेटिक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ इग्निशन में हीट में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका सीधा सीधा इसका जवाब क्या होगा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग रॉकेट converts into heat energy। ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की तो कोई एनर्जी नहीं, एटमॉस्फेयर में क्या एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े उसको टकरा करके हीट कर दिए, वो खुद गिर रहा है इसलिए वो टकरा रहा है मॉलिक्यूल से, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, उसके कारण उसमें फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, और फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखें। क्वेश्चन नंबर बी, कॉमेट्स अराउंड द सन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को, इसके लिए स्पेस चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको हम हटा देते हैं। कॉमेट्स इन द स्पेस, सन के अराउंड जो कॉमेट्स हैं यूजुअली, हाँ, कॉमेट्स कहते हैं क्षुद्र ग्रह को, ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ये क्या करता है, मूव करता है सन के अराउंड, ठीक। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग इसमें ऐसा देखते हैं, पाते हैं कि जो फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होगा कॉमेट पर, वो सेंट्रल फोर्स इधर काम कर रहा है, ठीक है, जो कि इसके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के 90 डिग्री नहीं है, थीटा नॉट 90 डिग्री है, थीटा नॉट 90 डिग्री है।
ऐसे इंस्टेंसेस बहुत सारे होंगे, किसी इंस्टेंस पर हो सकता है कि इस इंस्टेंस पर ये 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रल फोर्स इधर काम कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यहाँ है, तो यहाँ पर हो सकता है थीटा 90 डिग्री हो सके, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। 4 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अदरवाइज कहीं पर भी ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जबकि थीटा की वैल्यू 90 नहीं है उसके बाद भी टोटल वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल 0 क्यों हो जा रहा है? तो थीटा 90 डिग्री वर्क डन 0 होने का पीछे का क्या कारण है? क्योंकि हम लोग W जानते हैं एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ऐसे में वर्क डन क्या रहता है? 0, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट एट 90 डिग्री टू फोर्स अगर हो रहा है तो वर्क डन 0 होगा। ये बात हमारा एक सर्कुलर मोशन में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जब भी फोर्स रहता है उसके 90 डिग्री में फोर्स इधर काम कर रहा होता है और इधर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा। तो इसमें एक टर्म हम एक दो बार इस्तेमाल कर लिए हैं, सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या चीज होती है? ए फोर्स एक्टिंग ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स ए सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशन के केस में या जो भी ऑर्बिटिंग की बात होती है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स ही होगी। ऑर्बिटिंग की बात जब भी आएगी तब ये सेंट्रल फोर्स की चर्चा आएगी, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये कॉमेट कहीं पर भी रहे, यहाँ पर भी रहेगा, क्या स्टेटस बनेगा? जो फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा? टुवर्ड्स ए सर्टेन पॉइंट। तो ऐसा फोर्सेस क्या होंगे? सेंट्रल फोर्सेस होंगे। अब आप प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न ये कहता है कि क्यों ऐसा होता है कि टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा? 0 होगा। उसके पीछे की बात आप समझिए। जैसे यहाँ थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा नहीं है, लेकिन थीटा एक्यूट है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन अब जरा इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिएगा, यहाँ थीटा ऑब्ट्यूज है, ये ग्रेटर देन लेस देन 90 है, यहाँ अगर लेस देन 90 है वर्क डन पॉजिटिव होगा। थीटा यहाँ पर देखिए तो ग्रेटर देन 90 है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऐसे क्या होते हैं कि बहुत सारे पेयर बनेंगे कि जितना यहाँ पॉजिटिव हुआ उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर एनालाइज किया जाए तो उसका कोई ना कोई पेयर पॉइंट जरूर होगा जहां पर जितना ये पॉजिटिव वर्क हुआ उतना ही कहीं और पर नेगेटिव वर्क हो चुका होगा, या फिर यहाँ हो गया होगा, या फिर यहाँ हो चुका होगा, है ना, या यहाँ हो चुका होगा। यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। गौर कीजिए, ये डायरेक्शन मूवमेंट ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, ठीक है, यहाँ लेस देन 90। फिर अगर यहाँ गौर करिएगा तो यहाँ लेस देन 90 हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन 90 हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके बात ये होगी कि इस पूरे प्रोसेस में हर पॉइंट के अगेंस्ट में एक पेयर पॉइंट उसका होगा, पेयरिंग, जिसमें जितना यहाँ पॉजिटिव वर्क डन हुआ है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा। तो जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस हुआ, तो सम टोटल 0। और ओवरऑल ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए अगर ये बात ट्रू हो रही है तो सम टोटल भी वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ये तो थोड़ा सा वर्क के प्रोसीजर में हम लोग बात को देख रहे थे। और सिंपल में समझने लायक बात क्या है? सिंपल में समझने लायक बात क्या है कि जब भी रिवॉल्व हो रहा होता है कोई हमारा क्या कॉमेट या प्लैनेट सन के राउंड या अर्थ के राउंड कोई दूसरा क्या बोलते हैं सैटेलाइट, है ना, वो उसके साथ सिचुएशन क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, फिर ऐसे ऐसे आगे तो पोटेंशियल कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आने पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जिस वजह से इधर इधर न जाकर के आगे की तरफ ही जाएगा, आगे की तरफ जाकर ग्रेजुअली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, यहाँ पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ करके मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस से ये गिरना चालू करेगा। एक्चुअली ये राइज एंड फॉल का एक पिकुलियर कॉम्बिनेशन। ऑर्बिटिंग क्या है? राइज एंड फॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी का एक पिकुलियर कॉम्बिनेशन है कि जितना राइज होता है उतना ही फॉल हो जाता है, फिर उतना राइज होता है, फिर फॉल, राइज फॉल चला चलता है। देखने के लिए ऑर्बिट क्या है? ये क्या लग रहा है कि एक ऑर्बिट है, लेकिन इनफैक्ट हो क्या रहा होता है? राइज एंड फॉल होता रहता है।
तो राइज एंड फॉल के प्रोसेस में इसकी पोटेंशियल बढ़ती घटती रहती है, तो जितना बढ़ा उतना ही फिर घट गया, तो सम टोटल एनर्जी क्या रह जाता है, कांस्टेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या का सम क्या रह जाता है, कांस्टेंट, और एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ये प्रक्रिया क्या होता रहता है, चलता रह जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी क्या कहानी। ठीक है ना, चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीन नंबर 5.5 का ही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस however small. Why then does its speed increases progressively as it comes closer and closer to the earth? सी नंबर 5.5 का जो सी है वो कहता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है थिन एटमॉस्फेयर में, थिन एटमॉस्फेयर जहां हवा कम है, जहां का प्रेशर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम होगा, तो कहता है कि ग्रेजुअली जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो अर्थ का सेटअप है उसमें चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये अपनी एनर्जी लूज कर रहा होगा। क्यों लूज कर रहा होगा भैया, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ वो अपनी एनर्जी को क्या करता होगा, बांटता होगा, इंपार्ट करता होगा एनर्जी विद द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ इंपार्ट करता होगा। लेकिन फिर कहता है कि जैसे अगर ये क्लोज आ गया और अगर नजदीक हो जाए, किसी वजह से गिरने लगे या कुछ भी हो जाए, है ना, तो जैसे जैसे ये आपके क्लोज होगा, ये क्या होगा कि इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी, बड़ा सिंपल सा कारण है ना, बड़ा सिंपल सा कारण है। As the altitude decreases, potential energy decreases and kinetic energy increases. ये ठीक है कि कुछ एनर्जी उसकी इंपार्ट कर दे रहा है, किसमें, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जा रही है उसकी एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डिसिपेट नहीं होता है जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाए। कुछ डिसिपेट होता है लेकिन इतना भी डिसिपेट नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज करने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। जैसे कि रास्ते से पानी बहाया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पानी डाला जाए, तो जानते हैं कि जो अगर अर्थ है तो अर्थ कुछ न कुछ पानी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो तो सब का सब थोड़े एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी कुछ न कुछ बचा ही रह जाता है। वही कहानी इस जगह में भी होगी। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में क्या है, इन फिगर 5 द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 50 kg इन हैंड, ठीक है। इन फिगर 5.13 he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over the pulley and the mass of 50 kg hangs at its other end. In which case the work done is greater. Work done कब greater होगा, 15 kg को लेकर के एक इंसान, इसका जो डी ऑप्शन है इसको हटा दे, डी ऑप्शन नहीं है, डी नंबर जो क्वेश्चन है उस पर अगर आप ध्यान दें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग है। 5.5 डी, अगर डी ऑप्शन पर जाते हैं, क्या है कि एक पर्सन है, अब उतना जब बड़ा चित्रकारी तो करना नहीं है अपने को, है ना, ये हाथ में लेकर के ऐसे हॉरिजॉन्टल 15 kg का ऑब्जेक्ट लेकर के कितना ट्रेवल करता है, 2 मीटर ट्रेवल करता है। वहीं एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि ये पुलिस सिस्टम लगा हुआ है और इसमें 15 kg का सस्पेंडेड है, तो टेंशन जो डेवलप करेगा, जरा मैं पहला काम कर दूं, यहाँ पर का जो फोर्स जो होगा 15 into 10 यानी करने का mg के हिसाब से, यानी 150 न्यूटन का हो गया,
तो यहाँ पर भी जो टेंशन डेवलप करेगा वो 150 न्यूटन का टेंशन डेवलप करेगा, जो ये पर्सन इधर खींच करके लेके जा रहा होगा। फिगर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये 15 केजी को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स काम कर रहा होगा जिसको वो वेट को संभालना होगा। लेकिन जा किधर रहा है, किधर जा रहा है, मूवमेंट किधर हो रहा है, किधर फोर्स लग रहा है, किधर ऊपर की तरफ, जा किधर रहा होता है, इधर। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। इस केस में वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सही में नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बाय द पर्सन या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी वर्क डन है वो कुछ नहीं। लेकिन एक वर्क है, एक वर्क है, वो क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में वर्क डन 0 नहीं है। इस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। यहाँ थीटा 90 डिग्री है, मैकेनिकल वर्क डन 0। इस केस में ऐसा नहीं है, जिधर टेंशन मींस फोर्स, उतना ही फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ का जो वर्क डन होगा वो F इंटू एस की बात करते हैं, तो फोर्स यानी 150 न्यूटन इंटू 2 मीटर यानी कि 300 जूल का इसको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर का वर्क डन 300 जूल हो गया, क्योंकि यहाँ का वर्क डन सीधा सीधा 0 होगा, है ना। आप सर पर गठरी उठा करके चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो वेट आप संभाल करके रखे हुए हैं सर के ऊपर, और ऐसा मूवमेंट आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन आपका 0 बाय द अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वर्क डन क्या है, 0 है। लेकिन क्योंकि आप चलते हैं तो चलने का जो प्रोसेस होता है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सो आपको असिस्ट करता है, बिना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के आप नहीं कर सकते हैं। तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका वर्क डन 0 नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि वर्क डन 0 है, ऑलवेज नॉट 0, लेकिन मैकेनिकल वर्क डन 0 है। तो यहाँ पर बात मैकेनिकल वर्क डन की हो रही है, इस वजह से इस केस में वर्क डन 0 होगा और इस केस में वर्क डन क्या होगा, 300 जूल होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई 5.5 के 4 ऑप्शन, 4 क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने समझा, देखा और जाना। अब 5.6 पर आते हैं, ट्रू और फॉल्स उसको डिसाइड करना है ना। ट्रू एंड फॉल्स क्या करना है, डिसाइड करना है। तो 5.6 हमको लगता है चुटकी में चिपकाने वाली बात होगी, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की बात होगी। When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body decreases. अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो और ये वर्क करे और ये ग्रेटर देन 0 हो, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हमेशा से याद रखिए। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो तो वर्क डन कैसा होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर when the conservative force potential energy of the body decreases, ठीक है, decreases is the correct explanation. B. Work done by a body against the friction always result in loss of kinetic energy की potential, kinetic energy lose करेगा। क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर ट्रेवल मूव कर रहा है तो उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और इस काइनेटिक एनर्जी यानी कि इस मोशन के कारण इसका मूवमेंट होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट में काम कर रहा होगा, तो किस चीज को डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का तो यहाँ कुछ कहानी ही नहीं, कोई सीन ही नहीं, है ना। तो क्या डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। सी नंबर, the rate of change of total momentum of many particle system is proportional to the external force sum of internal force on the system. System is proportional to external, the rate of change of external force, not internal force. Internal forces के कारण अगर change in momentum हो रहा हो तो sum total of the momentum क्या हो जाएगा, 0. The rate of change of total momentum में अगर change हो रही हो तो it is only due to एक्सटर्नल फोर्स, है ना।
एफ एक्सटर्नल, एफ नेट या एफ एक्सटर्नल जो भी कहते हैं, है ना, एफ नेट कह ले या एक्सटर्नल कह ले, है ना, एक्सटर्नल कर ले, यही प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है ना। यानी एक्सीलरेशन दैट इज व्हाट डेल वी बाई डेल टी, दैट इज व्हाट, है ना। और ऐसे इसको ना लो डेल पी बाई डेल टी, है ना, इक्वल टू नहीं ले लो, है ना, तो डेल पी बाई एफ डेल पी बाई डेल टी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो डेल पी क्या रहेगा, जीरो, यानी सम टोटल चेंज इन मोमेंटम नहीं होगी। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डेल पी जो होगा वो आपका जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन डेल पी इज व्हाट, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, in an elastic collision of two bodies the quantities which do not change after the collision are, in an elastic collision linear, total linear momentum। कोई भी कोलिजन हो रहा है, अगर इनएलास्टिक कोलिजन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डी नंबर, अगर इनएलास्टिक कोलिजन पर चर्चा कर रहे हो तो इनएलास्टिक कोलिजन में या इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहिए इसको, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, और कुछ नहीं कंजर्व होगा, रिमेन्स कंजर्व। अगर इनएलास्टिक है तो कंजर्व इन इनएलास्टिक, इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो है फटाफट हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देख लें। 5.7 में ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। ए नंबर क्या है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज द मोमेंटम ऑफ द एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज फॉल्स। ईच बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहेगा, काहे कि वो सम टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल बॉडी का कंजर्व नहीं रहेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। बी नंबर, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी। नहीं, इंटरनल फोर्सेस में अगर चेंज हो रहा हो, इंटरनल फोर्सेस के कारण अगर यदि कुछ चेंज आ रहा हो तब तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन एक्सटर्नल कारण नहीं रहेगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर, work done in the motion of a body over a closed loop is zero for every force in nature। No, only conservative force, ये भी false है, only conservative force में ही over a complete cycle work done zero रहेगा। In elastic collision of finite kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system। ये true है। इनएलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक टॉपिक था, जिसको पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था, इलास्टिक कोलिजन वाले, इलास्टिक एंड इनएलास्टिक कोलिजन वाले टॉपिक मैंने बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, मतलब फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आता है, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की जो टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। धन्यवाद।